तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा, आज है आपका 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर 2022। चलिए पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से विधायक थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भानु प्रतापपुर। याद रखिएगा। तो ये भानु प्रतापपुर किस जिले में है? कांकेर में है। तो ये कांकेर जिला है, ठीक है, याद रखिए। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और भानु प्रतापपुर से विधायक मनोज मंडावी की 16 अक्टूबर को हार्ट अटैक से निधन हो गया और उनका जन्म 14 नवंबर 1964 को हुआ था। वह वरिष्ठ आदिवासी नेता थे। उन्होंने नवगठित छत्तीसगढ़ के गृह राज्य मंत्री और विधानसभा के उपाध्यक्ष सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों में रह चुके थे और वे दोस्तों वर्ष 1998 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा की तथा 2013 और 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वह छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। ओके, चलिए देखिएगा, यह है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से जिले में पेपरलेस डिजिटल बैंक का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त दोनों है, ठीक है, बालोद और है ना महासमुंद। तो ये है आपका बालोद जिला है, ठीक है, देख लीजिए, ये बालोद जिला और ये आपका महासमुंद जिला है ना। तो मैप जो है कोरिया वाला जिला बस अपडेट नहीं हुआ है, माफ़ करिएगा, आज कल से दोस्तों अपडेट हो जाएगा। तो ये महासमुंद है, दोनों जिलों में, ठीक है, पेपरलेस डिजिटल बैंक का जो है शुभारंभ हुआ है। वही है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को 75 जो है पेपरलेस डिजिटल बैंकिंग यूनिट का जो है शुभारंभ किया, जिसका वर्चुअल शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। और छत्तीसगढ़ के पहले चरण में बालोद एवं महासमुंद जिले में डिजिटल बैंकिंग यूनिट का जो है ना शुभारंभ हुआ, खुला है ये। और बालोद जिला अंतर्गत जिला मुख्यालय के बालोद दल्ली राजहरा मुख्य मार्ग में जिले की पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट आम लोगों के लिए खुल गया है, ठीक है। और इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट में ये दोस्तों पूरी तरह पेपरलेस है और यहाँ लोन, इंटरनेट बैंकिंग सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी और पैसे के लेन देन के लिए सीडीएम मशीन लगाने का काम पूरा हो चुका है और यहाँ पहुंचकर ग्राहक जो है पैसा निकाल सकते हैं व जमा कर सकते हैं। हर काम ऑनलाइन होंगे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बालोद और महासमुंद के अलावा देश के 75 स्थानों में यह सुविधा शुरू किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो कितने? ऑप्शन बी सही है दोस्तों, 4, ठीक है। तो एक जो है आपका कवर्धा में है ना, कवर्धा जिले में खुलेगा और एक जांजगीर चांपा में और एक दंतेवाड़ा में और एक जो है मनेंद्रगढ़ में, ठीक है। तो देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ में 4 जो है मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए दिशा में दोस्तों बड़ा फैसला किया है और मंत्रालय ने 4 साल के भीतर देश के 112 जिलों में मेडिकल कॉलेज जो है बनाने की योजना तैयार किया है और ये कॉलेज उन्हीं जिलों में बनाए जाएंगे जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है और कोई सरकारी या निजी जो है मेडिकल कॉलेज नहीं है। और इसमें 36,000 करोड़ रुपए, ये 36 करोड़ लिखा है लेकिन ये 36 करोड़ नहीं है, 36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा ना। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची जारी किया। इसमें छत्तीसगढ़ के किस वैज्ञानिक का नाम शामिल है? ऑप्शन है यहाँ और करेक्ट आंसर है ए, डॉक्टर एजाजुद्दीन। याद रखिएगा, और भी शामिल है, उसको भी हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो देखिएगा कि अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें भिलाई के रुंगटा फार्मान्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च R1 के प्राचार्य डॉक्टर एजाजुद्दीन को भी शामिल किया है। और डॉक्टर एजाजुद्दीन के अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में फार्मेसी विभाग के प्रमुख व पूर्व कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र सराफ और यहीं से डॉक्टर स्वर्णलता सराफ और PCI एजुकेशन रेगुलेटरी कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर दीपेंद्र सिंह और रविशंकर विश्वविद्यालय के ही डॉक्टर मंजू सिंह को दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में जगह मिली है। ओके, देखिएगा कि इसमें दुनिया भर के 1492 जो है वैज्ञानिक भारतीय हैं और डॉक्टर एजाजुद्दीन को फार्मेसी फील्ड में रिसर्च और मेडिसिन में नवाचार को देखते हुए चुना गया है।
और डॉक्टर एजाजुद्दीन को सोसाइटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ने बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड से भी नवाजा है। वर्तमान में वही रुंगटा R1 ग्रुप में डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, असामान्यता को कम करने के लिए 2022 की प्रतिबद्धता CRII के अनुसार असामान्यता को कम करने के लिए भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन दोस्तों देखिएगा बी सही है, 123वां। ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिएगा इसके संबंध में कि वही है असमानता को कम करने के लिए 2022 की प्रतिबद्धता CRII के अनुसार असमानता को कम करने के लिए भारत 161 देशों की सूची में 6 पायदानों का जो है सुधार कर 123वां स्थान प्राप्त किया। और वहीं दोस्तों देखिए कि भारत की रैंकिंग वर्ष 2020 के 129वां स्थान ये था। और वहीं असमानता कम करने के लिए प्रगतिशील व्यय के मामले में भारत ने 12 पायदानों में सुधार कर 129वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और भी है देखिए, प्रगतिशील कर प्रणाली के मामले में भारत ने अपनी स्थिति 3 पायदान मजबूत कर 16वां स्थान प्राप्त किया। और देखिएगा कि असमानता कम करने के लिए सरकारी खर्च के प्रभाव के मामले में भारत की रैंकिंग में 27 पायदानों का सुधार हुआ, जबकि असमानता कम करने के लिए कर प्रणाली के प्रभाव के मामले में भारत ने 33 पायदान का सुधार किया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन दोस्तों देखिएगा बी सही है, 107वें। याद रखना है। देखिएगा इसके संबंध में कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत 6 पायदान नीचे खिसक कर 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। और यही है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत को 29.1 स्कोर मिला है। और 121 देशों की सूची में पाकिस्तान 99, श्रीलंका 64वें स्थान पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, वीमेंस एशिया कप 2022 खिताब अपने नाम कर लिया है, तो ऑप्शन ए अपना भारत। देखिएगा इसके संबंध में यही है कि भारत ने वीमेंस एशिया कप 2022 के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। 66 रनों के लक्ष्य को भारत ने सिर्फ 8.3 ओवर में हासिल कर लिया और श्रीलंका ने भारत को 20 ओवर में 66 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारत ने 8.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। और यह महिला एशिया कप का जो है वही 8वां आयोजन था, जबकि भारत का दोस्तों यह 7वीं जीत है। याद रखना है। और भारत ने महिला एशिया कप 4 बार वनडे प्रारूप में जीता है, जबकि 3 बार T20 प्रारूप में जीत हासिल किया है। ये सब रखना है आपको याद ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये है देखिए, छत्तीसगढ़ में विगत 3 वर्षों में कोयला खनन से प्राप्त राजस्व में उत्तरार्ध वृद्धि दर्ज करते हुए कितने करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 7,217 करोड़ रुपए। याद रखना है। तो कोयला ये ऊपर के क्षेत्र में मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा जितने भी कलर में है। ओके, चलिए देखिएगा कि जी हाल ही में छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में विगत 3 वर्षों में कोयला खनन से प्राप्त राजस्व में उत्तरार्ध वृद्धि दर्ज करते हुए 7,217 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। और इसमें राज्य को कोयला खनन से प्राप्त राजस्व वर्षवार 2019-20 में 2000 है ना, याद रखिएगा 2,337 करोड़ रुपए और 2020-21 में 2,356 करोड़ रुपए तथा 2021-22 में 2,524 करोड़ रुपए प्राप्त हुई है। ओके, ध्यान दीजिएगा ना, ये सबको डाटा है तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी, तो कहाँ से कहाँ के बीच चलाई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर। तो देखते हैं जितने भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। तो 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आपको पता ही हो गया है, ठीक है, तो याद रखना है। और ये 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा में करीब 483 किलोमीटर की जो है दूरी तय करेंगी। याद रखना है, बेंगलुरु, चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच 5वीं, ठीक है। और देखिएगा कि 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौरा के बीच चलाई गई और ये अभी चल रही है और ये 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है। और देखिएगा वहीं 3री वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो गांधीनगर, कैपिटल और मुंबई सेंट्रल के बीच 3री वंदे भारत ट्रेन जो है चलाई गई थी
और अभी चल रही है। और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन याद रखना नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा, है ना, कटरा के लिए दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी, चल रही है अभी। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन याद रखना है, देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी। ओके, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, कमेंट्स करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र वाला जिला बनने की ओर अग्रसर है? ऑप्शन को देखिएगा और कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।